नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ वैम्पायर खून की प्यास पार्ट 4। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की। वैम्पायर खून की प्यास पार्ट 4। रानी रोहित की परमिशन लेकर अंदर उसके केबिन में आई और कुर्सी पर बैठ गई। रानी को अपने सामने देख रोहित मीठी सी मुस्कुराहट में रानी की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, अरे आइए आइए, आपका इंतजार था। रोहित के मुंह से यह बात सुनकर रानी थोड़ा चौंक भी गई और थोड़ी शर्मा भी गई। रानी नजरें झुकाकर अपने बाल ठीक करते हुए बोली, मेरा ही इंतजार था? मैं समझी नहीं। मैंने तो आपके बारे में बहुत कुछ सुना था अंकल से, और आज आपसे मिल भी ली। मैं तो आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ आपने कभी मेरे बारे में नहीं सुना होगा। और मुझसे मिलने के बाद जो आप बेहोश हो गए थे, तो फिर आपको मेरा इंतज़ार कैसे? रोहित अपना पेन जोर से टेबल पर मारते हुए कुर्सी पर बैठा। रोहित की इस हरकत से रानी एकदम सहम गई। रोहित कुर्सी पर बैठकर अपनी कुर्सी को थोड़ा पीछे करके अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर अपने शर्ट की आस्तीन ऊपर करते हुए बोला, तो आपने मेरे बारे में बहुत कुछ सुना है और आप इम्प्रेस भी हैं मुझसे। क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे इतने चर्चे हैं। लेकिन आपकी भलाई के लिए एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने इससे दूर ही रहो। रानी आंखें बड़ी करती हुई बोली, इससे मतलब किससे? मैं समझी नहीं। यहाँ कोई और भी है कि हमारे अलावा? रानी की बात सुनकर रोहित अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला, इस कमरे में जो भी है उसे जाने दीजिए, और इससे मतलब मुझसे मुझसे आप दूर ही रहें तो अच्छा है। रानी हंसती हुई बोली, क्यों, आपको लड़कियों से कोई परहेज है क्या, या फिर मुझसे ही कोई खास परहेज रखना चाहते हैं आप? रोहित अपनी कुर्सी आगे करते हुए रानी के नजदीक आकर बोला, परहेज तो आपको मुझसे रखना चाहिए। रानी उठते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, और फिलहाल डॉक्टर ने जो आपको दवाइयाँ दी हैं उन्हें आप लीजिए और अपना ख्याल रखिए। और सुनिए, आप ही परहेज से रहिएगा। सुना है बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं आप। इतना कहकर जैसे ही रानी जाने को हुई, रोहित एकदम से उठकर आया और उसने पीछे से रानी का हाथ पकड़ लिया। रोहित को इस तरह अपना हाथ पकड़ता देख रानी एकदम वहीं जम गई और शर्माते हुए बोली, इतना तो सुना था आपके बारे में कि आप हर किसी लड़की से बात नहीं करते और ना ही आप कोई दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन अब आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो इसका मतलब क्या समझूं मैं? कहते हुए रानी मुड़ी और अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, क्या बात है मिस्टर जिम वाले, आप तो बहुत फॉरवर्ड निकले। इम्प्रेस आपसे मैं हुई और आप तो मेरा हाथ पकड़ने लगे। रानी के हाथ छुड़ाते ही रोहित जल्दी से रानी की ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर जोर जोर से सूंघने लगा। रोहित को ऐसा करते देख रानी एकदम हैरान रह गई। डरते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? तबीयत तो ठीक है? रोहित रानी की तरफ देखते हुए बोला, यह क्या लगाया है हाथों में? इतने गोरे क्यों लग रहे हैं? इतनी चमक कैसे आ रही है? और खुशबू किस चीज़ की है? बहुत अच्छी है। रोहित की बात सुनकर रानी जोर से हंसी और जल्दी से कैबिन से बाहर निकलते हुए बोली, जाइए जाइए, आप तो परहेज करिए मुझसे। इतना कहकर रानी हंसते हुए पार्किंग में चली गई। रोहित जल्दी से दौड़ता हुआ रानी के पीछे आया। उसने देखा रानी अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी। रानी को जाते ही रोहित अपनी मुट्ठी बंद करके दूसरी हथेली पर मारते हुए बोला, आज तो हाथ से चली गई, लेकिन कल मैं जानकारी रखूंगी इतनी अच्छी खुशबू किसकी थी, और मैं भी देखती हूँ तू कैसे इम्प्रेस होती है इससे। तभी पीछे से मनोज ने जोर से रोहित पर कंधे पर हाथ मारा। रोहित जैसे किसी दूसरी दुनिया से होश में आया हो और मुड़ते हुए बोला, क्या यार, कभी तो अपनी हरकतों से बाज आया कर। तब देखो, तब बड़ी जोर से मारता है। जिस दिन मैंने मारा तो डॉक्टर के पास दिखेगा। मनोज अपने दोनों हाथ एकदम से पीछे करते हुए बोला, अरे नहीं नहीं यार, तुम मत मारना। मैं तो बस तुझे मारता हूँ ताकि तेरी बॉडी चेक कर सकूँ कि तेरी बॉडी ठीक है ना। इतना कहकर मनोज जोर से हंस पड़ा और बोला, ये अभी गाड़ी में रानी गई है ना,
और तू यहाँ क्या कर रहा है? मनोज की बात सुनकर रोहित एकदम से हैरान रह गया और बोला, अरे हाँ यार, यह तो मुझे याद ही नहीं है। मैं यहाँ क्यों आया हूँ और रानी गई है, मुझे क्या पता इस बारे में। वो आए या जाए मुझे क्या। मनोज अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बोला, अच्छा बच्चू, तुझे कोई मतलब नहीं, आए या जाए तो फिर तू उसके पीछे पीछे यहाँ क्या कर रहा है? रोहित अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालते हुए बोला, मैं किसी के पीछे नहीं आया, मैं तो बस घर जा रहा हूँ। तुझे चलना है तो चल, रास्ते में छोड़ दूंगा। मनोज बोला, अच्छा बेटा, मुझे भी सिखाने चला है? क्या कहा तूने? घर जा रहा है? और बैग क्या मैं देने आऊँगा तेरा घर पर? बिना बैग के ही जाएगा? रोहित बैग लेने के लिए अपने कैबिन की ओर मुड़ते हुए बोला, मैं तो अपना बैग लेने जा रहा हूँ। अगर तुझे अपना बैग छोड़ने का शौक है तो छोड़ दे, और अभी बाइक के पास आता हूँ मैं भी। इतना कहकर रोहित अपना बैग लेने चला गया। मनोज भी जल्दी से भागकर अपना बैग ले आया। रास्ते में मनोज रोहित के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, रोहित बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? रोहित बोला, अगर मैं बुरा मानूंगा भी तो तू कौन सा चुप होने वाला है? पूछ भाई, क्या पूछना है? मनोज बोला, आज मैं नोटिस कर रहा हूँ तेरा रवैया बहुत बदला सा है यार। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता सकता है, मैं कैसे भी करके भी हेल्प ही करूँगा। रोहित गहरी सांस लेते हुए बोला, क्या बताऊँ यार, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल से मेरे साथ बहुत अजीब सा हो रहा है और आज पता नहीं क्या हो गया। मैं उस लड़के से हाथ मिलाते ही पता नहीं क्यों बेहोश हो गया। कैसे हो गया कुछ समझ ही नहीं आया। मनोज पीछे से रोहित के गाल खींचते हुए बोला, अरे वो लड़की नहीं, रानी नाम है उसका, रानी। मनोज के मुंह से ये नाम सुनते ही रोहित ने जोर से ब्रेक लगाई। मनोज रास्ते में रोहित के गाल खींचते हुए बोला, अरे यार, उसका नाम रानी है, रानी। तू कब से उसे वो लड़की कहकर बुला रहा है? हाँ मैं मानता हूँ तू लड़कियों से थोड़ी दूरी बनाकर रखता है, लेकिन ऐसी भी क्या दुश्मनी कि तू उसका नाम भी नहीं ले सकता? मनोज के मुंह से रानी का नाम सुनते ही रोहित ने जोर से ब्रेक लगाई और चुपचाप बाइक बंद करके चाबी निकालकर अपने दोनों हाथों बांधकर बैठ गया। रोहित को ऐसा करते देख मनोज बाइक से उतरते ही बोला, क्या हुआ भाई, बाइक क्यों बंद कर दी? और ये चाबी जेब में रखने का क्या मतलब है? भाई मुझे लग रहा है तेरे ऊपर से अभी तक उस रानी का भूत नहीं उतरा। मनोज की बात सुनते ही रोहित जोर से बाइक से उतरते हुए बोला, ए चिकने, मैं कोई भूत नहीं हूँ, समझा क्या? रोहित की बात सुनते ही मनोज की हंसी छूट पड़ी और जोर से हंस पड़ा। हंसते हंसते उसने रोहित की कंधे पर थप्पड़ मारा और बोला, क्या यार, तू तो कैसा मजाक करता है? आज से पहले कहाँ था तेरा ये मजाक का पिटारा? मनोज के हाथ लगाते ही रोहित के शरीर में एकदम जैसे करंट सा लगा और मनोज के हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। अचानक अपनी आंखें मलते हुए रोहित बोला, अरे ओ पागल इंसान, क्यों इस तरह से रास्ते पर खड़े होकर हंस रहा है? और ये बाइक रुकवाने का क्या मतलब है? घर जाना है या नहीं? रात हो रही है। रोहित की बात सुनकर मनोज एकदम चुप हो गया और बोला, क्या मैंने बाइक रुकवाया है? रास्ते में रोहित बाइक पर बैठकर बाइक स्टार्ट करते हुए बोला, और नहीं तो क्या, मुझे शौक चढ़ा है बीच रास्ते में बाइक रोककर खड़े होने का। जरूर तुझे ही कोई उटपटांग ख्याल आया होगा, हमेशा की तरह। मनोज हंसते हुए बोला, अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद जैसी हरकतें कर रहा था वो तुझे याद नहीं आ रहा होगा ना? सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल रखा है। रोहित गुस्सा करते हुए बोला, तुझे बैठना है या मैं जाऊं? और वैसे भी मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है तेरी बकवास सुनने का। रोहित की बात सुनकर मनोज चुपचाप अपना सर खुजाते हुए बाइक पर बैठ गया। मनोज मन ही मन में सोच रहा था कि रोहित को हुआ क्या है। आज से पहले तो ना कभी उसने ऐसी हरकतें की और आज भी ना जाने क्या क्या बोल रहा था। अभी मुझे लगता है आंटी से बात करनी पड़ेगी। थोड़ी आगे चलने पर रोहित बाइक रोकते हुए बोला, अब तुझे उतरना भी है कि मेरे घर तक संग जाएगा? मनोज बिना कुछ कहे चुपचाप बाइक से उतरकर बोला, ठीक है मैं चलता हूँ, तू भी आराम से जाना, और कल संडे है तो घर पर ही रेस्ट करना, कोई ज़रूरत नहीं है ऑफिस आने का। एक्स्ट्रा काम घर से ही कर सकता है तू, और वैसे कल तेरे घर आ रहा हूँ
बहुत दिन हो गए आंटी से मिला नहीं हूँ। रोहित चुपचाप गर्दन हिलाते हुए बाइक स्टार्ट करके निकल गया। थोड़ी आगे चलने पर रोहित को आवाज़ आई। रोहित समझा लेना अपने दोस्त को, बहुत ज़्यादा बोलता है वो, अगर उसने आइंदा ऐसा कुछ बोला तो फिर सोच लेना तुम। आवाज़ सुनते ही रोहित ने जोर से ब्रेक लगाई और बाइक रोकते ही रोहित चारों तरफ नज़र घुमाकर देखने लगा। गाड़ियों के चलते शोर शराबे के बीच में रोहित को आवाज़ साफ साफ आ रही थी। अब उसने देखा तब उसे अपने आसपास ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि उसे कोई आवाज़ दे रहा है। रोहित के दिमाग में कल की बात नहीं आने लगी। उसने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और अपना पसीना पोंछते हुए चलने लगा। तभी फिर आवाज़ आई, मैं तुम्हारे दोस्त से कुछ कह भी तो नहीं सकती। पता नहीं ऐसा क्या है, जब भी वो मुझे टच करता है तो मैं तुमसे अलग हो जाती हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा मुझे। और हाँ सुनो, वो जो लड़की आई थी ना तुम्हारे ऑफिस में, उसके करीब भी मत जाना। और वो कोई रानी नहीं है, नकली है। वो असली रानी तो सिर्फ मैं हूँ, तुम्हारे दिल की, तुम्हारे ख्यालों की रानी। सिर्फ मैं डर के मारे रोहित का चेहरा एकदम लाल हो चुका था। 70 से 80 की स्पीड पर बाइक चलाकर रोहित जल्दी से घर पहुंचा। उसने देखा बाहर उसकी मम्मी खड़ी थी। अपनी मम्मी को गेट पर देख रोहित की सांस में सांस आई और जल्दी से गाड़ी अंदर को ले जाने लगा। रोहित को इस तरह बाइक अंदर ले जाते देख उसकी मम्मी चिल्लाते हुए बोली, अरे तूफान एक्सप्रेस, जरा मुझसे कह देता तो साइड में हो जाती। तू तो मुझे उड़ाने के चक्कर में है, पता नहीं कौन सी हड़बड़ी में रहता है हर वक्त। अब जिम जाना होगा ना। रोहित जल्दी से बाइक खड़ी करके बैग बाहर हॉल में फेंक कर अपने कमरे में चला गया। रोहित की मम्मी जल्दी से अंदर आई और बैग उठाते हुए बोली, कमाल है, इस लड़के ने आज अपना बैग कैसे फेंक दिया। वैसे तो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता। और जैसे ही रोहित को उसके कमरे में जाने को हुई, रोहित को बात लगाते हुए बोली, रोहित आज ये कमाल कैसे हो गया बेटा, तूने अपने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। आवाज़ सुनते ही रोहित कमरे से बाहर आया और बोला, क्या हुआ, कब से आवाज़ लगाई जा रही हो, सब सुन लिया मैंने। और क्या चमत्कार हो गया, कमरा खुला छोड़ दिया तो। अब मेरा खुद का कमरा होता तो मैं बंद कर लेती, पर ये मेरा कमरा तो है ही नहीं। वो तो बस किसी काम से आई थी। रोहित की बात सुनकर उसकी मम्मी ज़ोर से हंस पड़ी और बोली, क्या हुआ तुझे, तबीयत तो ठीक है ना, कैसे लड़कियों की तरह बात कर रहा है। और आज टाइम से आ गया। तेरा भाई और तेरी दीदी दोनों बाहर गए हैं, कुछ काम था उन्हें, क्योंकि उन्हें पता था तू तो उनके साथ जाएगा नहीं। तू बता फिर क्या खाएगा। रोहित कुछ सोचते हुए बोला, एक काम करो, चाय और पकौड़ी बना दो। फिर कुछ सोचते हुए बोला, एक काम करना, मछली के पकौड़े बना देना, बहुत मन है खाने का। रोहित की मम्मी गुस्सा करते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं चलेगा मेरे घर में ये सब, तुझे पता है ना मैं घर में नॉनवेज नहीं बनाती। तुझे खाना है तो बाहर जाकर, और उसे वैसे भी आज शनिवार है और तू जिम क्यों नहीं गया। और आज अचानक से ये पकौड़े खाने का मन कैसे, तेरी तो डाइट बिगड़ जाती है ना अचानक। रोहित अपना मुंह इधर उधर करते हुए जोर जोर से कुछ सूंघने लगा और सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बोला, अच्छा ठीक है, ज़्यादा रोका टोका मुझे पसंद नहीं है। एक काम करो, जो भी है घर में उसके पकौड़े बना दो। मैं ऊपर अपने कमरे में जा रही हूँ, वहीं लेकर आ जाना। और याद रखना कि कोई मेरे कमरे में ना आए। इतना कहकर रोहित ऊपर भाग गया। रोहित की बात सुनकर उसकी मम्मी हंसते हंसते एकदम चुप हो गई और कल रात के बारे में सोचने लगी। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं रोहित फिर से कल की तरह हरकतें ना करे। उन्होंने जल्दी से रोहित के पापा को फ़ोन किया और उन्हें फ़ोन पर सब कुछ बताया। रोहित के पापा बोले, तुम पकौड़ी बनाओ, उसके लिए मैं बस अभी घर पहुंच रहा हूँ। फ़ोन रखने के बाद रोहित की मम्मी चुपचाप रसोई में जाकर पकौड़े बनाने लगी। रोहित ने मधु के कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और चारों तरफ से सूंघते हुए बोला, ये खुशबू किस चीज़ की आ रही है, कितनी अच्छी खुशबू है। तभी उसकी नज़र बेड के पास रखी एक टेबल पर पड़ी, जहाँ पर एक परफ्यूम की शीशी रखी थी। रोहित जल्दी से दौड़कर उस टेबल के पास आया और परफ्यूम अपने हाथों पे निकालकर उसे सूंघने लगा और सूंघने के बाद बोला, वाह कितनी अच्छी खुशबू है इसकी। ये मधु की बच्ची ये सब चीज़ें लाती कहाँ से है, मुझे क्यों नहीं मिलती। कितनी अच्छी खुशबू,
इसकी। एक काम करती हूँ, जल्दी से जाकर नहाकर आती हूँ, फिर मैं इस खुशबू को पूरी की पूरी लगा लूँगी। इतना कहकर रोहित बाथरूम में घुस गया। नीचे थोड़ी देर बाद राजेश और मधु भी आ गए। घर में घुसते ही मधु बोली, अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है मम्मी कुछ अच्छा बनाया है। कहते हुए मधु रसोई में आई और बोली, अरे वाह, चाय और पकौड़े, क्या बात है। मम्मी, आपको कैसे पता कि मेरे खाने का मन है। मधु को देखते ही उसकी मम्मी बोली, तुम लोग इतना जल्दी कैसे आ गए? तुम लोग तो शॉपिंग पर गए थे ना? मधु बोली, हाँ गए तो थे, लेकिन फिर अचानक भैया का याद आ गया कि उन्हें अपने दोस्त के यहाँ जाना है, इसलिए वो मुझे घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ चले गए। मैं एक काम करती हूँ, जरा कमरे में जाकर मुंह धोकर आती हूँ, फिर पेट भरकर नाश्ता करूँगी। मधु को रोकते हुए उसकी मम्मी बोली, अरे रुक जा, कमरे में मत जा, तेरे कमरे में रोहित है और ये चाय पकौड़ी भी उसी के लिए बनाए हैं मैंने। मधु हैरान होते हुए बोली, क्या रोहित और पकौड़े खाएगा? ये कौन सा चंबा हो गया? और वो मेरे कमरे में क्या कर रहा है? उसे क्या काम पड़ गया? कहीं ऐसा तो नहीं? कहते कहते मधु एकदम चुप हो गई। रोहित की मम्मी बोली, हाँ बेटा, मुझे डर लग रहा है, मैं तो बस तेरे पापा का इंतज़ार कर रही हूँ। मधु बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम शायद गलत सोच रहे हैं। आप एक काम करिए, नाश्ता एक प्लेट में रख कर चलते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहा है। दोनों मधु के कमरे की ओर आ ही रही थी कि उन्हें मधु के कमरे में आवाज़ें आने लगीं और जैसे ही मधु ने दरवाज़ा खोला, मधु की चीख निकल पड़ी और उसकी मम्मी के हाथ से नाश्ते की प्लेट गिर गई। उन्होंने देखा रोहित अंदर मधु के बात गाउन पहनकर अलमारी के पास खड़ा था। रोहित ने मधु की अलमारी से उसके सारे कपड़े पूरे कमरे में फैला दिए थे और कैंची से मधु के कुछ कपड़ों को काट कर पूरे कमरे में इधर उधर फैला दिया था। अपने कपड़ों को इस हालत में देख मधु गुस्से में रोहित के पास आकर बोली, ये क्या बदतमीजी है? और तुझे कहा किसने मेरे कमरे में आने के लिए? और क्या हाल कर दिया मेरे कमरे का? सारे कपड़े फैला दिए हैं और ये मेरे नए कपड़े। मधु अपने कपड़े हाथ में उठाते हुए, ये मेरे नए कपड़े किसने कहा था फाड़ने के लिए? तूने एक बार भी नहीं सोचा और मेरे पुराने कपड़े नए के नए कपड़े कैंची से काट दिए। कहते हुए मधु उदासी हो गई। रोहित की मम्मी यह सब देखने के बाद दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई। उनके दिमाग में कल की सारी बातें दौड़ने लगीं। तभी उनकी नज़र रोहित के चेहरे पर पड़ी। रोहित की आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं और उसके दो दांत धीरे धीरे उसके मुंह से बाहर की ओर निकल रहे थे। यह सब देख रोहित की मम्मी एकदम डर गई और जल्दी से दौड़ते हुए मधु का हाथ पकड़कर कमरे से निकलती हुई बोली, माफ़ करना बेटा, गलती हो गई। तुझे तो ठीक लगे तो कर ले, मैं कमरा साफ कर दूंगी, बाद में गलती हो गई मुझसे। इतना कहकर रोहित की मम्मी दरवाज़ा बंद करते हुए जल्दी से मधु का हाथ पकड़कर नीचे आ गई। नीचे आने के बाद मधु अपनी मम्मी से बोली, मम्मी ये क्या तरीका था? आप मुझे क्यों खींच कर लाई? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर, मैं कसकर थप्पड़ लगा दूंगी उसके। आपको पता है मेरे एकदम नए कपड़े थे जो उसने बिगाड़ दिए, वो मैंने एक भी बार नहीं पहने थे। मैं सोच रही थी घर में कोई फंक्शन होगा तब पहनती, और रोहित के बच्चे ने सारे कपड़े बिगाड़ दिए। उसे मुझसे क्या प्रॉब्लम है? रोहित की मम्मी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, चुप कर बेटा, चुप कर, अगर रोहित ने सुन लिया तो परेशानी हो जाएगी। तुझे पता है ना रोहित कल भी कैसे कर रहा था, और आज भी मैंने देखा उसकी आंख एकदम लाल हो गई थी, उसके दांत धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। अगर मैं तुझे अभी खींचकर नहीं लाती तो न जाने क्या होता। अपनी मम्मी की बात सुनकर मधु ने डर के मारे आधी एंड पर हाथ रख दिया और बोली, मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है रोहित से, और ऊपर से आपके हाथ से उसका नाश्ता भी गिर गया। कहीं ऐसा ना हो रोहित हम पर गुस्सा करे। आप प्लीज पापा से कहिए जल्दी घर आ जाए। रोहित की मम्मी बोली, बेटा तू एक काम कर, मेरे कमरे में ही रुक और पापा को जल्दी से फ़ोन करके आने को बोल, मैं तब तक रसोई में जाकर फिर से नाश्ता बनाती हूँ। इतना कहकर रोहित की मम्मी दरवाज़ा बंद करके रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रोहित के पापा घर आए और आते ही किचन में आकर बोले, रोहित कहाँ है? और मैंने सुना कि उसने मधु के पूरे कमरे में। इससे पहले रोहित के पापा अपनी बात पूरी करते, रोहित की मम्मी बोली, आप
एक काम करिए, किसी से पता करवाइए कुछ भी। रोहित की पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बुरी आत्मा ने रोहित पर कुछ कर दिया हो। रोहित के पापा कुछ सोचते हुए बोले, वैसे तो मैं यकीन नहीं करता इन बातों पर, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसे नज़रअंदाज भी कैसे करूं। एक काम करता हूं, मैं मनोज से फ़ोन करके पूछता हूं, शायद उसे कुछ पता हो कि रोहित ऐसा क्यों कर रहा है। इतना कहकर रोहित के पापा मनोज के पास फ़ोन करने के लिए रसोई से निकल गए। थोड़ी देर बाद रोहित आवाज़ लगाता हुआ बोला, मम्मी, अरे ओ मम्मी, कहाँ रह गई? मेरा नाश्ता तो सारा फैला दिया और अब कहीं जाकर छुप गई हो। जल्दी से बाहर निकलो, मुझे भूख लगी है। रोहित की आवाज़ सुनते ही उसकी मम्मी के हाथ एकदम से कांपने लगे और कांपते से हाथों से ही वो एक प्लेट में चाय और पकौड़ी रखने गई और जैसे ही और नाश्ते की प्लेट लेकर रसोई से बाहर निकली, अपने सामने देख एकदम से उनकी सांसें अटक गईं। रोहित की मम्मी बिना रोहित की तरफ देखे ही बोली, सॉरी बेटा, गलती हो गई, मैंने तुझे देखा नहीं। रोहित अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए बोला, इट्स ओके मम्मी, ऑफ द सॉरी ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने कोई गुनाह कर दिया हो। रोहित की बात सुनकर उसकी मम्मी ने एकदम झटके से अपना गर्दन को ऊपर किया। उनको देख रोहित बोला, क्या हुआ, आपको ऐसे क्यों चौंक रहे हैं और ये आपको पसीने क्यों आ रहे हैं, जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। कहते हुए रोहित हंस पड़ा और नाश्ते की प्लेट देखते हुए बोला, ओह माय गॉड, इतना सारा ऑयल। मम्मी, आपसे कितनी बार कहा है थोड़ा कम खाया करिए, बहुत मोटी हो गई तो मैं आपको गोद में उठा भी नहीं पाऊंगा। कहकर हंसते हुए रोहित रसोई में जाकर पानी पीने लगा। रोहित की मम्मी की बस उसकी तरफ देखे जा रही थी और अटकती सी आवाज़ में बोली, मैं तो यह तेरे लिए ही ला रही थी। उनकी बात सुनकर रोहित बोला, क्या मम्मी, आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ? आपको पता है ना, मुझे ये ऑयली खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ख़ासकर जिम में आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। आप एक काम करिए, मैं जब तक अपना प्रोटीन शेक लेकर आता हूँ तब तक आप मेरे लिए कुछ हेल्दी सा बना दीजिए। आज सैटरडे है तो कुछ नॉनवेज भी नहीं हो सकता, चलो आप कोई वेज ही बना दो अच्छा सा, मैं बस हाथ मुंह धोकर आता हूँ। इतना कहकर रोहित अपने कमरे में चला गया और जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। रोहित के जाते ही उसकी मम्मी डाइनिंग टेबल पर नाश्ते की प्लेट रखकर कुर्सी पर अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गई। रोहित के पापा बाहर से आते हुए बोले, मैंने मनोज के पास फ़ोन कर दिया है, वह भी कह रहा था कि रोहित अजीब सा बर्ताव कर रहा है। उसने कहा वह थोड़ी देर में आ रहा है और तुम ये नाश्ते की प्लेट यहाँ रखकर क्यों बैठी हो? चलो हम लोग रोहित को दे आते हैं। रोहित की मम्मी उनकी तरफ देखते हुए हाथ से इशारा करते हुए बोली। वह अपने कमरे में गया। रोहित के पापा बोले, और यह नाश्ता? उसकी मम्मी खड़े होकर गुस्से में बोली, इससे आप कर लो, और इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अब आगे कहानी में क्या होगा, आखिर रोहित को कौन परेशान कर रहा है, रोहित पर किस आत्मा का साया है, ये जानने के लिए मेरी ये कहानी आगे सुनते रहें। धन्यवाद।